हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आर्टिकल्स का दूसरा क्लास आज चलने वाला है, राइट। और हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। कल हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स बेसिकली वहीं यूज होता है जहां किसी नाउन को इंडेफिनिट होने का बोध कराना होता है, राइट है कि रॉन्ग? तभी हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं। और हम सब लोगों को पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स में दो शब्द आते हैं। कौन कौन आता है? ए और एन। हाँ या ना? आवाज मेरी क्लियर है ऑनलाइन में सभी बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड। ए और एन। माइक चेंज हुआ है, इसी वजह से हम बार बार पूछ रहे हैं। माइक चेंज किया गया है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ए और एन। अब बात हुई कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स में दो शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी और ए और एन क्यों आया, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी हमारा लैंग्वेज तो है नहीं, अंग्रेजी किसी और का लैंग्वेज है, हम लोग उसको सीख रहे हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, हाँ या ना? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं उनके जगह का, जिस जगह पे वो रहते हैं, वहां का जियोग्राफिकल कंडीशन हम लोगों के जियोग्राफिकल कंडीशन से बिल्कुल अलग है। और जियोग्राफिकल कंडीशन बदलने से शरीर की बनावट बदलती है, आपको पता है ना। और बनावट बदलने का मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी में भी थोड़ा चेंज आता है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी में भी थोड़ा चेंज आता है। तो उनका जो वोकल सिस्टम है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, उनका जो वोकल सिस्टम है वो हमारे वोकल सिस्टम से थोड़ा अलग है, राइट। और इसी से एक्सेंट बनता है, इसी से क्या बनता है? एक्सेंट बनता है, बोलने का तरीका, जिसको टोन बोलते हो, टोन बनता है, राइट। वो तो हाँ जी, हाँ जी, एक्सेंट मतलब उच्चारण करने का तरीका, टोन। ये थोड़ा बहुत आदत भी होता है, आई डोंट डिसएग्री विद दिस फैक्ट। लेकिन जो इनिशियली एक्सेंट बना होगा किसी खास भूभाग में रहने वाले लोगों का, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन में होने वाले जो अलग डिफरेंस है उसमें, उसके कारण जो वोकल सिस्टम में चेंज आया होगा, उसके कारण बना होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे जो वोकल सिस्टम है उसके हिसाब से जब कोई भी हम लोग वाक्य या अंग्रेजी या भाषा कोई भी बोलते हैं, तो एक शब्द खत्म होता है, उसका दूसरा शब्द आता है, दूसरा का तीसरा शब्द आता है, ऐसी ना भाषा बनता है। तो एक शब्द अंग्रेजी में या तो कॉन्सोनेंट पे खत्म होगा, गौर से समझो, या तो वॉयल पे खत्म होगा, राइट। हाँ, उसी तरह उसके आगे वाला शब्द या तो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा या तो वॉवेल से शुरू होगा, है ना। या तो कॉन्सोनेंट से खत्म होगा, जो बोल रहे हम आप गौर से सुनिएगा, या तो वॉवेल से खत्म होगा। उसके बाद वाला अगला शब्द या तो वॉवेल से शुरू होगा या तो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। यानी अब आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन कितने तरीके का बन गया। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट वॉवेल का, कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल का, कॉन्सोनेंट वॉवेल का, और वॉवेल कॉन्सोनेंट का, ये बन गया ना। ये जो तीसरा तरीका है ना, तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये जो है, जो वोकल सिस्टम है अंग्रेजों का, या जो भी बोलिए, अंग्रेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा अंग्रेज भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, अमेरिकन भी लोग हैं, तो उन लोगों के वोकल सिस्टम में ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे आसानी से फिट बैठता है, सबसे स्मूथ रहता है उन लोगों के बोलने के लिए। बात समझ में आ रही है? और ये वाला सबसे चैलेंजिंग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये सबसे डिफिकल्ट होता है और ये सबसे आसान होता है। मतलब क्या है कि अगर वो बोले ए एप्पल, तो फ्लो जब रहेगा लैंग्वेज का बोलते समय, वो थोड़ा फाल्टर कर जा सकते हैं, ठीक है। और जब वही बोलेंगे अ बुक, तो वो ज्यादा आसानी से बोल पाएंगे। पूछिए क्यों? गौर से देखिए, वॉयल 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 कॉन्सोनेंट। तो जहां जहां भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा था, वहां वहां उन लोगों के स्मूथनेस में डिफिकल्टी हो रही थी। तब इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो बोला कि कैसे होगा भाई, तो यहां पर एक कॉन्सोनेंट लगा देने की बात हुई। जब ऐसे हर वर्ड के आगे एक कॉन्सोनेंट लगा दिया जाएगा तो पूरा दुनिया का डिक्शनरी फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर से डिक्शनरी को अरेंज करो पूरा दुनिया का, और पूरे दुनिया में अब अभी लोग समझ रहे हैं एप्पल, दिस थिंग इज कॉल्ड एप्पल, ये वाला फ्रूट एप्पल है। अब मान लीजिए उसमें कुछ जोड़ दे, सपोज कि बी जोड़ देते हैं, तो अब पूरा डिक्शनरी जितना जगह है, अब सब में तो एक ही कॉन्सोनेंट जोड़ा जाएगा, क्योंकि अलग अलग कॉन्सोनेंट जोड़ने में फिर कितना बड़ा झमेला हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके फिर देखा गया कि नहीं भाई, ये वाला तरीका बहुत प्रैक्टिकल नहीं है।
पूरा डिक्शनरी का कंपाइलेशन फेल हो जाएगा, पूरा वर्ड मीनिंग जितना लोग दुनिया में जान रहे हैं एक चीज के लिए वो सारा सब फेल होने लगेगा, राइट। तो इसका कोई उपाय निकाला जाए। तब इसका उपाय क्या आया कि जो ए था, गौर से समझिएगा मेरी बात, जो ए है ना, उस ए के साथ कुछ जोड़ दिया गया, एन कर दिया गया, ठीक है, और बोला कि अब एप्पल बोलो। तो बोला अभी भी वो स्मूथनेस नहीं आया जो लास्ट वाला में बताया गया था, क्योंकि यहां चाहिए था वॉयल और कॉन्सोनेंट, और मिल क्या रहा है, कॉन्सोनेंट और वॉयल मिल रहा, ठीक है। तो बोला रुको ना, अभी पूरा बात हम बताए कहां, इतना करो लिखते समय, आप बोलते समय ऐसे कर दिया करो। आप किसी भी मदर टंग जिसका अंग्रेजी है, जो नेचुरल स्पीकर है इंग्लिश का, उसको बोलिएगा, देखिएगा तो एन एप्पल नहीं बोलता, एन एप्पल बोलता है, एन एप्पल बोलता है, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, वो ब्रेक करता है वहां पे। तो एन का वजूद राइटिंग के लिए सिर्फ है, स्पीकिंग के लिए इसका कोई वजूद नहीं है। स्पीकिंग में ए का ही वजूद है, और एन कहां चला जाता है, अगले के साथ मर्ज कर जाता है प्रोनाउंस करते समय, स्मूथनेस के लिए, फ्लुएंसी के लिए। बात समझ में आई? आप लाख पढ़ लो ग्रामर का किताब, ये बात नहीं बताएगा, ठीक है। ये कोई अच्छा लैंग्वेज का टीचर आपको बता सकता है, या फिर कोई रिसर्चर का बुक पढ़ा है वो बताएगा। समझ रहे बात? चलिए आगे बढ़े। अब बात हुआ कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहां कहां यूज होगा। तो भैया इसके नाम से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं भी कोई भी चीज को इंडेफिनिट का बोध कराना है तो उसमें क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। एक एग्जांपल देखिएगा, यस्टरडे आई वॉज ट्रेवलिंग टू, या आई वॉज गोइंग टू पटना बाय ट्रेन, I met a boy in the train. The boy was very handsome and क्या, इंटेलिजेंट। थोड़ा पचेगा नहीं हमको, खाली हम उसके सुथरता पर फिदा हो गए तो, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम लड़का से मिले तो लड़का मेरे लिए अनजान है, कोई लड़का है वो, हाँ या ना, तो इंडेफिनिट हो गया, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया है, इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब आगे हम लड़का के बारे में बात कर रहे तो अब ये लड़का डिफिनिट हो गया। पूछिए कैसे? वही लड़का जिससे हम मिले हैं, वही लड़का बहुत हैंडसम था और बहुत इंटेलिजेंट था। तो जहां जहां हम समझ गए कि अब हमको उसी लड़का के बारे में रेफरेंस दे के बात करना है, तो हम क्या यूज करेंगे अब, और पहला बार में क्या यूज करें, ए, क्योंकि एकदम साफ क्लियर है कि भैया मैं किसी लड़के से मिला, वो इंडेफिनिट लड़का है, हम उसको जानते नहीं है, कोई उसके बारे में बात पता नहीं है, वो अनजान है। अब आपको समझ में आया ए और द का, इंडेफिनिट और डिफिनिट का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, इसके बाद सब फॉर्मूला है, इसके बाद सब क्या है, फॉर्मूला है, और ये चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा की समझ में दिक्कत होती है हम लोगों को, ठीक है। यदि भाषा समझ में आने लगे कि जो लिखा, ये तो हमने जो कॉन्टेक्स्ट लिखा, जो सेंटेंसेस लिखे, बहुत सिंपल और इजी बात लिखी है, कोई भी समझ सकता है, राइट है। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमेशा यही स्टैंडर्ड एग्जाम में देगा भाषा का? एकदम गलती से भी मत एक्सपेक्ट कीजिए, रहेगा ही नहीं। तो बोले सर आप क्यों छल रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं? छल नहीं रहे, धोखा नहीं दे रहे। हम चूंकि क्लास में, मेरा पर्पस क्या है, पहले इस बात को समझा देना, तो उस बात को समझाने के लिए उसी लेवल का एग्जाम्पल देंगे जिसका आपका दिमाग आसानी से पकड़ सके। आपको प्रैक्टिस में चाहिए कि नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल तक आप कीजिए, और जहां जहां दिक्कत हो आप हमसे डाउट क्लियरेंस सेशन में पूछिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने खुद के दुश्मन हैं। बात समझ में आ रही है? कोई एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के लिए क्लास जिम्मेवार नहीं हो सकता, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समाधान के लिए क्लास जिम्मेवार होगा। तो क्लास अपना रोल निभा दिया, अब आपका रोल है कि उस लेवल तक आप अपने आप को ले जाइए थ्रू प्रैक्टिस। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर क्लास यानी टीचर की जिम्मेवारी होगी कि उस प्रैक्टिस के दौरान जहां जहां आपको दिक्कत हो, बिना चेहरे पे शिकन लाए हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, चाहे टाइम जितना लगे। आई एम रेडी फॉर दैट, और हमको मजा आएगा वो करने में, हाँ कि ना?
ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। ए मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है वचन का पक्का आदमी, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ए मैन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तिशाली आदमी। ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी। ठीक है, इससे कोई डिफिनिट आदमी का बोध नहीं हो रहा है। यहां पर ये जो प्रीपोजिशन प्लस दूसरा नाउन है ना, वो फर्स्ट वाले नाउन के लिए हमेशा एडजेक्टिव का काम कर रहा है और जनरल सेंस में, इसलिए इस सब जगह पर ए लगना बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही है? तो यदि इस गहराई तक आप नहीं समझ पाते हैं भाषा को, जिसमें समय लगता है, इन्हें कि आज नहीं समझ पा रहे तो कल नहीं समझेंगे, इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप इसको याद रख लें कि ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। तो इस तरीके से हम लोग ने दो परिस्थितियां देखी जहां हम लोग जो नाउन को डिफिनिट होना पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े? हाँ ना बोलना। ये ब्लू वाला नया कलर यूज किया है, देखना कि नहीं, ये भी लगता है नहीं दिखेगा, छोड़ दो, रहने दो। तीन चलो चलो चलो, हो गया, रहने दो, तीन ही कलर रहने दो। तीसरा देखो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि नाउन डिफिनिट है या नहीं, डिफिनिट है या नहीं। ठीक है, सामान्यतः किसी नाउन का चर्चा पहली बार हुआ है, कैमरा बंद कर ले, तो सामान्यतः किसी नाउन का चर्चा पहली बार हुआ है तो वह इंडेफिनिट है। और अगर आगे अन्य बार हुआ है तो उसे डिफिनिट मानेंगे, डिफिनिट मानेंगे। ये हम नहीं भी लिखते तो बात पता चलता, लेकिन फिर भी लिख दिए कि चलो बाद में हो सकता है कि क्लास ज्यादा दिन हो जाए तो भूल जाओ, तो लिखा रहेगा तो रिमाइंडर रहेगा। हाँ कि ना? एग्जाम्पल देखना चाहोगे आप लोग? देख लो, बहुत मजेदार होने वाला है ना। Yesterday I saw a book. The book was about the use of earth spices to yes, as ब्यूटी नहीं, एज कॉस्मेटिक्स लिख देते हैं ना, एज हर्बल कॉस्मेटिक्स। ठीक है, आई couldn't help reading the book। ठीक है, अब ज्यादा बड़ा संदर्भ नहीं लेते, अब गौर से देखिएगा, यहां बुक का चर्चा पहली बार आया ना, इसको इंडेफिनिट मानते हुए क्या ये, आप मानते नहीं इंडेफिनिट, आप देखिए सेंस में अपने आप पता चलेगा। कल मैंने एक किताब देखा, तो किताब देखा मतलब नथिंग इज नोन टू दैट, नथिंग इज नोन अबाउट द बुक, कुछ भी पता नहीं है किताब के बारे में, तो कैसा किताब है बताइए? इंडेफिनिट ही है, आया ना। अब आगे किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई दूसरा किताब या जो किताब देखा था उसी के बारे में, तो वो तो डिफिनिट किताब है ना, कि जो देखा तो उसी। हाँ कि ना?
अब देख लीजिए ये बात जो हमने ऊपर कही है वो अपने आप साबित हो गई कि नहीं हो गई आगे चल के यहाँ पर? हाँ या ना बोलो, बस इतना ही तो बात, इतना ही तो बात। क्लियर है? तो ये 3 जगह है जहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन डिफिनिट है कि इंडेफिनिट है। ठीक है, और अपना वो कर सकते हो। अब रही बात, बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ द लगेगा? द के लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी तरह के नाउन के साथ द लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब द का डेफिनिट कुछ स्पेशल रूल जानना चाहते हैं आप लोग? यस सर। स्पेशल फैक्ट्स अबाउट द। किसका? वोकेबलरी का? अच्छा, अब ये टॉपिक पर हम लोग पढ़ाई अगले दिन करेंगे। ये जो आगे टॉपिक जा रहा स्पेशल फैक्ट्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ द, ये सब फॉर्मूला बेस्ड होगा जिसमें आपको कोई दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और वैल्यू पुट कर देते हो और b का निकाल लेते हो, उसी तरह से वैल्यू पुट करना और आंसर पता करना होगा। तो दैट इज गोइंग टू बी दैट मच इजी। हाँ या ना बोलो? तो इसको हम लोग अगले दिन कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।